नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ समास पढ़ाऊंगी। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षेप करना, मतलब दो शब्दों को जोड़कर छोटा शब्द बनाना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब जब दो शब्द हो या उससे अधिक शब्द मिला के, योग का मतलब होता है मिला के कुछ नया शब्द बनता है, तो उसको कहते हैं समास। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है नील प्लस कमल, मतलब नील और कमल को जोड़कर नया शब्द बन गया नील कमल। दूसरा है लंबा प्लस उदर, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया लंबोदर। अब ये संधि में भी आपने पढ़ा होगा कि आ और ऊ की मात्रा मिलकर बनते हैं ओ की मात्रा, तो इसीलिए ये बन गया लंबोदर। नेक्स्ट है राज प्लस पुत्र, तो इसको मिला के क्या बन गया राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र कौन होता है राजा का पुत्र। नीलकमल, लंबोदर और राजपुत्र ये समस्त पद हैं, क्योंकि ये दो शब्दों या उनसे अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। अब जैसे नील कमल में पहला पद कौन सा है नील है, तो ये पूर्व पद कहलाएगा, और कमल ये उत्तर पद कहलाएगा। अब जानेंगे हम समास विग्रह के बारे में। समास के पदों को अलग अलग करना, पद मतलब शब्द, और उनको अलग अलग करते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख को अलग करेंगे मतलब उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, मुख मतलब चेहरा, तो कहते हैं जिसका मुंह या मुख चंद्रमा के समान है। समास के 6 भेद होते हैं। भेद का मतलब होता है प्रकार। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। अब हम सभी समासों को विस्तार से पढ़ेंगे और उनको पहचानने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं, ये है यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये जो भी उपसर्ग या शब्दांश हैं, ये जिन भी शब्दों के साथ जुड़े हों तो वो उनमें क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। ये मतलब शब्द से पहले जुड़े होंगे। पूर्व पद, उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले लगता है। मैंने ये जो भी उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे उनमें आप देखिए यथा शक्ति, तो इसमें क्या है यथा है तो मतलब ये अव्ययी भाव समास है। फिर प्रतिदिन, प्रति है तो ये इसमें दिन से पहले प्रति लगा हुआ है तो मतलब ये अव्ययी भाव समास है। आजीवन, आ लगा हुआ है जीवन के साथ तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रातों रात, जहाँ पे भी एक ही शब्द बार बार आए उसकी पुनरावृत्ति हो तो मतलब वो क्या है अव्ययी भाव समास है। दूसरा है हाथों हाथ, यहाँ पे भी ये एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त किया गया है तो इसलिए ये भी क्या है अव्ययी भाव समास है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को अलग करने पर बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। का, की, के, को, के लिए, से, में, पर, ये सभी कारक चिन्ह हैं और ये तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है वन गमन। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा वन को गमन। तो यहाँ पे को कौन सा कारक चिन्ह है कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म यहाँ पे कारक है तो इसलिए ये क्या बन गया कर्म तत्पुरुष समास। अन्य तत्पुरुष समास समझाने से पहले मैं आपको कारक चिन्हों के बारे में बता देती हूँ। ये यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है तो इसमें देखिए कर्म का क्या है परसर्ग या चिन्ह कौन सा है को, करण का क्या है से, के द्वारा,
के साथ, के कारण। मतलब कोई भी काम किसी चीज़ के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं करण कारक। संप्रदान में परसर्ग आता है को, के लिए, के निमित्त। मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ काम करना या किसी चीज़ के लिए होना। अपादान में आएगा से। अब यहाँ पे से करण में भी आया था और अपादान में भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि जब कोई काम किसी चीज़ के द्वारा होता है तो वो करण कारक में होता है, और अपादान में क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। पृथक मतलब अलग होना, तो इसीलिए ये अपादान कारक हो गया। फिर है संबंध। संबंध कारक में चिन्ह आएंगे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। फिर आएगा अधिकरण। अधिकरण में आएगा में, पर, पे। दूसरा उदाहरण है हस्तलिखित। हस्त का मतलब होता है हाथ, लिखित मतलब लिखना। तो यहाँ पे है हस्त, हाथ से लिखित, मतलब यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा, हाथ से, तो इसलिए ये होगा करण तत्पुरुष समास। फिर दूसरा है पुस्तकालय। अब यहाँ पे पुस्तक और आलय से मिलकर पुस्तकालय बना है, तो इसलिए पुस्तक के लिए आलय। तो यहाँ पे के लिए क्या आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब अगला है ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त। अब यहाँ पे से फिर से आ गया है, तो यहाँ पे मुक्त हो रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, अर्थात पहला विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो और इसमें क्या होता है, मेन जो पहचानने की ट्रिक होती है, जैसे कि आप कैसे लगा कर देखो, मतलब कोई प्रश्न बना कर देखो और उसका अगर उत्तर मिल जाए तो वो है कर्मधारय समास। विग्रह करते समय मतलब अगर शब्दों को अलग करते हैं उस टाइम रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए, मृग नयन। नयन कैसे हैं, मृग के समान नयन, तो यहाँ पे क्या आ गया, समान आ गया, तो इसलिए ये क्या है, कर्मधारय समास है। फिर है पीताम्बर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो पीला है जो अंबर, यहाँ पे जो आ गया तो इसलिए ये क्या है, कर्मधारय समास है और पीला है विशेषण शब्द। और यहाँ पर प्रश्न करके देखेंगे कि अंबर कैसा है, तो अंबर कैसा है, पीला, तो इसका उत्तर मिल गया, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और, एवं, या लगते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है रात, दिन। अब इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और दोनों शब्दों को अलग करने पर यहाँ पे एवं आ गया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि धीरे धीरे। अब इसको भी बच्चे द्वंद्व समास समझते हैं क्योंकि यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे एक ही शब्द दो बार आ गया है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा है भाई बहन। तो यहाँ पे भी बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और इनको अलग करने पे क्या हो जाएगा, भाई और बहन। फिर आज कल, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है और अलग करने पे आज या कल, तो ये भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होती है, संख्यावाची होती है, और समस्त पद में समूह का बोध होता है। मतलब जब पूरा शब्द जुड़ जाता है तो वो एक समूह या समाहार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है त्रिनेत्र, तो ये है तीन नेत्रों का समाहार। अगला उदाहरण है नवरत्न। नौ रत्नों का समूह, नव का मतलब होता है नौ, और यहाँ पे नवरत्न क्या हो गए, नौ रत्नों से मिलकर एक समूह बना हुआ है। अगला है पंजाब। पांच आबों का समूह। पंज का मतलब होता है पांच, आबों का मतलब होता है नदियों, तो पांच नदियों के समूह को कहते हैं पंजाब। इसलिए आपको अब यहाँ पर उदाहरणों से पता चल गया होगा कि सबका यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है।
इसलिए ये द्विगु समास है। फिर यहाँ पे छठवां समास है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाता है। इस समास में दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, लेकिन उसको किसी और के लिए संबोधित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, दशानन। 10 हैं आनन जिसके। आनन का मतलब होता है मुख, और 10 मुख किसके होते हैं, 10 सिर किसके होते हैं, रावण के। तो यहाँ पे जो भी दो शब्द जोड़ के बनाया गया था दशानन, लेकिन वो हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, रावण के लिए, कि जो 10 सिर वाला है वो रावण है, इसीलिए उसको दशानन कहते हैं। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ। यहाँ पे नील और प्लस कंठ मिलकर क्या बन गया, नीलकंठ। अब इसको विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है, शिव जी का, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो गया। एक मैंने पहले शब्द बताया था लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है, गणेश जी का, तो इसलिए वो भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।